हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे कि डीएनए जो होता है यही आनुवंशिक पदार्थ है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवंशिक लक्षणों को लेकर के जाता है। इसके पक्ष में जो वैज्ञानिकों ने प्रमाण प्रस्तुत किया है उसका अध्ययन करेंगे। तो डीएनए और उसके पहले जितने वैज्ञानिकों ने ये बताया था कि केंद्रक में ही आनुवंशिक पदार्थ होते हैं और यही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं, तो इन्होंने अपने प्रयोगों के द्वारा ये तो समझा दिया था कि केंद्रक में उपस्थित गुणसूत्र जो होता है यही अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होता है और माता पिता के लक्षणों को उसके संतानों तक पहुंचाता है। परंतु संतानों में जो लक्षण व्यक्त हो रहे हैं वो वास्तव में किस अणु के द्वारा हो रहे हैं, इसके पक्ष में कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया था। तो डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है। इसके पक्ष में जो प्रयोग दिया था वह एक प्रयोग था जो था ग्रिफिथ ने दिया था, जिसको वह था रूपांतरित सिद्धांत। इस सिद्धांत को ग्रिफिथ ने प्रतिपादित किया था। तो डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है। इस संबंध में जो ग्रिफिथ ने प्रयोग दिया था, उन्होंने अपना प्रयोग जो प्रदर्शित किया था वह था 1928 में। जिस पर इन्होंने अपना प्रयोग किया था वह था एक जीवाणु जो था निमोनिया रोग का कारक। जीवाणु का नाम था डिप्लोकोकस न्यूमोनी। इन्होंने अपने प्रयोग में दो प्रभेद लिए थे। डिप्लोकोकस न्यूमोनी के दो प्रभेद होते हैं। दो प्रभेद में से एक प्रभेद जो होता है वह होता है स्मूथ प्रभेद, जिसको हम कहते हैं एस प्रभेद। यह प्रभेद जो होता है इसमें इनकी जो कोशिका भित्ति होती है उसके चारों तरफ प्रोटीन का एक अस्तर पाया जाता है, एक कैप्सूल पाया जाता है और इस प्रकार से यह प्रभेद जो होता है वह आवरण युक्त होता है। आवरण युक्त यह एस प्रभेद वाला जो डिप्लोकोकस न्यूमोनी होता है यह बीमारी फैलाने का काम करता है, अर्थात यह रोग कारक है। यह जीवों में न्यूमोनिया रोग देता है। ठीक इसी प्रकार से डिप्लोकोकस न्यूमोनी का एक दूसरा प्रभेद होता है जो रफ प्रभेद के नाम से जाना जाता है। इसको कहा जाएगा आर प्रभेद। इस आर प्रभेद वाले जीवाणु के कोशिका भित्ति के चारों तरफ किसी प्रकार का कोई कैप्सूल नहीं पाया जाता है, अर्थात ये होता है आवरण विहीन। और ये आवरण विहीन जो जीवाणु होता है, जो आर प्रभेद होता है, यह रोग कारक नहीं होता है। तो इस प्रकार से ग्रिफिथ ने जो अपना प्रयोग किया था उसमें उन्होंने इन दोनों जीवाणुओं को लिया था। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने पहले तो एस प्रभेद को, एस प्रभेद वाला जीवाणु है उसको उन्होंने क्या किया था, चूहे पर इंजेक्ट किया। जब इस एस प्रभेद को उन्होंने चूहे पर इंजेक्ट किया तो ये चूहा जो था वह निमोनिया रोग से ग्रसित हो गया और ये चूहा जो है वो क्या हो गया, मृत हो गया। तो इस प्रकार क्या किया, एस प्रभेद जो था जीवाणु जीवित अवस्था में था। इस जीवित अवस्था में उपस्थित एस प्रभेद जीवाणु को उन्होंने चूहे के शरीर में क्या कर दिया, इंजेक्ट कर दिया, प्रवेश करा दिया और इस जीवाणु के प्रभाव के कारण ये चूहा जो है वह निमोनिया के रोग से ग्रसित हो गया और मृत पाया गया। दूसरा प्रयोग उन्होंने किया उसके बाद में। अब उन्होंने क्या किया, एस प्रभेद जीवाणु को मृत अवस्था में पुनः उन्होंने क्या किया, चूहे के शरीर के भीतर प्रविष्ट कराया, इंजेक्ट किया उसको। अब ये चूहा जो था वह जीवित रहा क्योंकि इसको बीमारी नहीं हुई और यह चूहा जो था वो जीवित रहा। इसके बाद उन्होंने क्या किया, आर
प्रभेद और उन्होंने क्या किया था, S प्रभेद वाले जो जीवाणु होते हैं उसको हाई टेम्परेचर पर, उच्च तापमान पर उसको क्या कर दिया, गर्म कर दिया, जिसके कारण ये S प्रभेद जो था वह क्या हो गया, मृत हो गया। अब इस मृत जीवाणु को और साथ में R प्रभेद जीवित जीवाणु को, R प्रभेद जो था उसको जीवित अवस्था में, इस जीवाणु को जीवित अवस्था में रखा। मृत S प्रभेद जो था इन दोनों को एक साथ चूहे के शरीर में प्रविष्ट कराया गया। इसके पश्चात में ग्रिफिथ ने पाया कि यह चूहा जो था यह निमोनिया के रोग से ग्रसित हो गया और यह चूहा जो था वह मृत हो गया इस बीमारी के कारण, इस रोग के कारण। इसके पश्चात इस मृत चूहे के जो पदार्थ है, आनुवंशिक पदार्थ है, जब इसका निष्कर्षण किया गया तो पाया गया कि इस चूहे के आनुवंशिक पदार्थ में, इनके आनुवंशिक पदार्थ में S प्रभेद के भी लक्षण पाए गए। S प्रभेद के लक्षण जो थे वो दिखाई दिए, अर्थात S प्रभेद जो था उसका कुछ ऐसा रासायनिक पदार्थ था जिसने इस R प्रभेद को, चूंकि R प्रभेद जो था वो कैसा था, रोगकारक नहीं था, लेकिन इस S प्रभेद में उपस्थित कुछ तो ऐसा पदार्थ है जिसने इस R प्रभेद वाले जीवाणुओं को भी रोग कारक बना दिया और आवरण युक्त बना दिया। तो इस प्रकार से ग्रिफिथ ने अपना रूपांतरित सिद्धांत दिया था कि कहीं न कहीं केंद्रक में उपस्थित पदार्थ जो होते हैं उसमें क्षमता होती है कि वह किसी दूसरे जीव के आनुवंशिक पदार्थ को रूपांतरित कर दे, परिवर्तित कर दे, जिसके कारण उनके लक्षण जो है वह क्या हो जाए, परिवर्तित हो जाए, बदल जाए। तो यहाँ क्या हुआ कि S प्रभेद वाला जो जीवाणु था इसमें कुछ तो ऐसा कारक उपस्थित है जिसने क्या किया, R प्रभेद को, ये स्वयं कौन सी अवस्था में था, यहाँ पर मृत अवस्था में था, लेकिन इसके बाद भी इसमें उपस्थित कुछ तो ऐसा पदार्थ है जिसने जीवित R प्रभेद के आनुवंशिक लक्षणों में परिवर्तन ला दिया। तो ये पदार्थ जो था वह था क्या, DNA। बाद में अन्य वैज्ञानिकों ने इस प्रयोग को दोहराया था प्रयोगशालाओं में और उन्होंने दोहरा करके यह ज्ञात किया कि क्या इस मृत S प्रभेद का प्रोटीन वाला हिस्सा है, क्या वो कार्बोहाइड्रेट वाला हिस्सा है, या वह उसका DNA है जो R प्रभेद में आनुवंशिक परिवर्तन लाता है। तो इस प्रयोग से सिद्ध हुआ था कि DNA जो होता है वही R प्रभेद को परिवर्तित कर देता है और वह उसे रोग कारक बना देता है। तो ग्रिफिथ के इस प्रयोग से सिद्ध होता है कि DNA जो होता है वही आनुवंशिक पदार्थ होता है। इसी प्रयोग के आधार पर हर्शे तथा चेस नामक दो वैज्ञानिकों ने भी प्रयोगों के द्वारा प्रमाणित किया कि DNA जो होते हैं वो आनुवंशिक पदार्थ होते हैं। तो चलिए देखें कि हर्शे तथा चेस ने क्या प्रयोग किया था और उन्होंने किस प्रकार से प्रमाणित किया कि DNA आनुवंशिक पदार्थ होता है। तो DNA ही आनुवंशिक पदार्थ है, इसका प्रमाण जो मिला स्पष्ट रूप से वह मिला था अल्फ्रेड हर्शे व मार्था चेस के प्रायोगिक प्रमाण से। इन्होंने जो प्रयोग किया था, तो इन्होंने जो प्रयोग किया था उसमें इन्होंने लिया था एक जीवाणु भोजी विषाणु। जीवाणु भोजी विषाणु जो होते हैं ये जीवाणुओं पर आक्रमण करते हैं, जैसे बाकी जंतुओं पर बैक्टीरिया जो होते हैं इन्फेक्टेड करते हैं, ठीक इसी प्रकार से ये वायरस जो होते हैं वह बैक्टीरिया को प्रभावित करते हैं, संक्रमित करते हैं। इसका इन्होंने लिया था T2 प्रभेद को और इनको हम जीवाणुभोजी वायरस जो होता है उसको हम बैक्टीरियोफेज कहते हैं।
प्रकार से बैक्टीरियोफेज जो होती है इसकी संरचना अगर हम देखें तो बैक्टीरियोफेज जो होते हैं कुछ इस प्रकार की शारीरिक संरचना वाले होते हैं। इस प्रकार एक बैक्टीरियोफेज जो होता है उसके बाहरी भाग जो होते हैं वह प्रोटीन के खोल के बने हुए होते हैं। बीच वाला भाग जो होता है वह कॉलर भाग कहलाता है और यहाँ पर पाए जाते हैं कुछ प्रोटीन के तंतु और ये प्रोटीन के तंतु जो होते हैं ये कहलाते हैं टेल। इस प्रकार से इनकी शारीरिक संरचना होती है। ये प्रोटीन के खोल होते हैं, आवरण होते हैं और ये होता है इसका टेल या पूंछ वाला भाग। इसके अंदर पाया जाता है इनका डीएनए। जब ये बैक्टीरियोफेज जो होते हैं किसी जीवाणु पर आक्रमण करते हैं, चलिए ये एक जीवाणु है, अगर इस जीवाणु पर ये बैक्टीरियोफेज जो होगा वो आक्रमण करेगा तो ये जब आक्रमण करता है तो इनके आक्रमण करने पर ये जीवाणु जो होते हैं इनके अंदर जब ये प्रविष्ट होंगे तो कहीं ना कहीं इनका डीएनए जो होता है केवल वही जीवाणु कोशिका के अंदर प्रविष्ट हो पाता है। इनका प्रोटीन का खोल बाहर रह जाता है। तो इस प्रकार से एक जीवाणु भोजी जो होता है वह जीवाणु पर आक्रमण करता है, संक्रमण करता है। तो इन्होंने क्या किया था, हर्शे व चेस ने क्या किया, जीवाणु भोजी विषाणु को इन्होंने क्या किया था, अलग अलग संवर्धन माध्यम में दो संवर्धन माध्यम तैयार किया। संवर्धन माध्यम वह मीडियम जहां पर ये बैक्टीरियोफेज जो होंगे वो बहुत सारी मात्रा में प्राप्त किए जा सकते हैं। तो एक ऐसा माध्यम तैयार किया उन्होंने जिसमें से एक माध्यम जो था, संवर्धन माध्यम जो तैयार किया था उसमें एक माध्यम जो था वह था सल्फर, रेडियो एक्टिव जो सल्फर होते हैं 35, सल्फर 35, रेडियो एक्टिव सल्फर 35 युक्त संवर्धन माध्यम इन्होंने तैयार किया था एक। इसके अंदर एक जीवाणु जो है उसको विकसित किया गया और जीवाणु है वह है ई कोलाई। ई कोलाई जीवाणु को इसके अंदर विकसित किया गया। दूसरा माध्यम तैयार किया, दूसरा संवर्धन माध्यम जो तैयार किया उन्होंने उसमें था फास्फोरस 32, ये रेडियो एक्टिव तत्व था इसमें, इस संवर्धन माध्यम में। इस संवर्धन माध्यम में भी क्या उपस्थित था, ई कोलाई जीवाणु, ई कोलाई जीवाणु इसमें उपस्थित था। जब ई कोलाई जीवाणु जो है ये जीवाणु है, इस जीवाणु को संवर्धित कर लिया गया अर्थात इनकी मात्रा जो है वो यहाँ पर बढ़ गई, संख्या बढ़ गई। उसके पश्चात इन पर बैक्टीरियोफेज जो था उनको प्रविष्ट करा दिया गया। इस प्रकार से इसमें दोनों में बैक्टीरियोफेज जो था उसको प्रविष्ट करा दिया गया। अब ये बैक्टीरियोफेज जो होंगे वो क्या करेंगे, इस जीवाणु को संक्रमित करेंगे। इस प्रकार से दोनों संवर्धन माध्यम वाले बैक्टीरियोफेज में दोनों प्रकार के जीवाणुओं में क्या किया गया, संक्रमण किया गया। और उसके पश्चात में एक बैक्टीरियोफेज जो है उसने क्या किया, जिस जीवाणु के शरीर में वो प्रविष्ट है वहां पर उन्होंने अपना बहुत सारा प्रभेद बना लिया। इस प्रकार से ये बहुत सारे संख्या बढ़ गई इसकी। इस प्रकार जो संवर्धन माध्यम तैयार किया गया था उस जीवाणु से युक्त संवर्धन माध्यम से इन बैक्टीरियोफेज को अब क्या किया गया, पृथक किया गया, पृथक किया गया। बैक्टीरियोफेज को पृथक करने के पश्चात इन बैक्टीरियोफेज को, ये बैक्टीरियोफेज T2 बैक्टीरियोफेज है, ये T2 बैक्टीरियोफेज जो है इसमें उपस्थित है सल्फर 35। इस समय ये वाला भी T2 फेज है जिसमें उपस्थित है P32, फास्फोरस है 32 समस्थानिक वाला। तो इस प्रकार से ये दो अलग अलग रेडियो एक्टिव तत्वों से युक्त दो प्रकार के बैक्टीरियोफेज प्राप्त हो गए। अब इन्होंने क्या किया, हर्शे और चेस ने, इन्होंने क्या किया, इस
जो सल्फर युक्त जो बैक्टीरियोफेज है, इनको भी एक सामान्य इकोलाई जीवाणु के शरीर में प्रविष्ट कराया। एक सामान्य से इकोलाई जीवाणु है, उनके शरीर में इसको क्या कराया, प्रविष्ट कराया। फिर से पुनः इस प्रकार से, और इसको भी, जिसमें फास्फोरस 32 था, उसमें भी सामान्य इकोलाई, उसको भी सामान्य इकोलाई जीवाणु के शरीर में प्रविष्ट कराया। इस प्रकार से, और उसके पश्चात में ये जीवाणु का डीएनए है और ये बैक्टीरियोफेज का डीएनए है। इसके पश्चात जब हर्शे और चेस ने इन दोनों जीवाणुओं को स्टडी किया, अध्ययन किया, तो उन्होंने पाया कि जो S35 है वह इस इकोलाई जीवाणु में प्राप्त नहीं हुआ, अर्थात इस जीवाणु के अंदर S35 रेडियोधर्मी पदार्थ जो था वो प्राप्त नहीं हुआ। जबकि ये जो फास्फेट 32 वाला जो इकोलाई जीवाणु था, इसके अंदर ये P32 एक रेडियोएक्टिव तत्व जो था वो उपस्थित था। क्या मतलब कहने का कि यहाँ पर सल्फर जो था वह इस जीवाणु में प्राप्त नहीं हुआ, जो 35 था, जो रेडियोएक्टिव सल्फर था। और यहाँ पर जो फास्फोरस है, जो रेडियोएक्टिव 32 है, यह इस जीवाणु में प्राप्त हुआ, ये तत्व वहां पर प्राप्त हुआ। तो इस प्रयोग से क्या निष्कर्ष निकलता है कि जब यहाँ पर जो T2 बैक्टीरियोफेज थे, इन्होंने क्या किया था, अटैक किया था। इसने जब अटैक किया तो हालांकि इनका शरीर जो था वो सल्फर के 35 रेडियो एक्टिव से क्या हो गया था, युक्त हो गया था। लेकिन जब इस T2 में जो सल्फर रेडियो एक्टिव था, यह सल्फर जो था वह किस में था, इसके प्रोटीन के खोल में उपस्थित था। जब प्रोटीन का निर्माण हुआ, इस खोल को यहाँ पर बनाया होगा इन लोगों ने, तब जाकर के इस सल्फर को उपयोग किया होगा। तो ये सल्फर जो था वो कहाँ उपस्थित था, इस T2 बैक्टीरियोफेज के प्रोटीन के खोल में उपस्थित था। और चूंकि जब जीवाणु भोजी किसी जीवाणु पर आक्रमण करते हैं, उनको संक्रमित करते हैं, तो प्रोटीन का खोल जो होता है वो बाहर रह जाता है और केवल उसका डीएनए जो होता है वह जीवाणु कोशिका के डीएनए के साथ मिलता है। तो इस प्रकार से ये प्रोटीन का आवरण जो था वो कैसा रह गया, बाहर रह गया, जिसके कारण ये सल्फर 35 जो था वो भी इस जीवाणु के शरीर के भीतर प्रविष्ट नहीं हो पाया, और इसीलिए यहाँ पर ये सल्फर 35 जो है वो प्राप्त नहीं हुआ। जब इस जीवाणु का स्टडी किया गया, किसमें, जिसमें फास्फोरस 32 उपस्थित हो। फास्फोरस 32 जो था, ये फास्फोरस जो होता है इसको डीएनए बनाने में यूज किया जाता है। हमने डीएनए की संरचना पढ़ा है और उसमें हमने देखा है कि एक डीएनए जो होता है एक ऐसा अणु होता है जिसमें फास्फेट भी उपस्थित होते हैं। तो फास्फेट कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा। ये फास्फोरस जो होगा उसको उपयोग में लाया जाएगा, अर्थात यहाँ उपस्थित T2 बैक्टीरियोफेज ने इस फास्फेट का उपयोग किया अपने डीएनए के संश्लेषण के लिए। अब यहाँ पर जब इस फास्फेट 32 युक्त, फास्फोरस 32 युक्त बैक्टीरियोफेज ने इस इकोलाई जीवाणु को संक्रमित किया, तब यहाँ पर क्या हो गया, इनका प्रोटीन का खोल तो बाहर रहा, पर डीएनए जो था वो कहाँ गया, कोशिका के अंदर प्रविष्ट हुआ। और इस प्रकार से इसमें उपस्थित जो फास्फोरस 32 है वह भी इस कोशिका के अंदर चला गया, प्रविष्ट हो गया। और जब इस जीवाणु का अध्ययन किया गया तो इसमें पाया गया ये रेडियो एक्टिव फास्फोरस। तो
इस प्रयोग से अल्फ्रेड हर्शे और मार्था चेस ने यह निष्कर्ष निकाला कि कहीं न कहीं सल्फर जो होते हैं यह प्रोटीन के खोल में पाए जाते हैं और फास्फोरस जो होता है यह डीएनए में पाया जाता है। तो इस प्रकार से इसी प्रयोग से सिद्ध हो रहा है कि ये डीएनए जो होता है वही किसी जीव के शरीर के आनुवंशिक लक्षणों को क्या करता है, परिवर्तित करने का कार्य करता है। इस प्रकार से हर्शे और चेस ने अपने प्रयोग से प्रमाणित किया कि डीएनए जो होता है वही एक आनुवंशिक पदार्थ है, एक ऐसा आनुवंशिक पदार्थ जो किसी दूसरे जीव के आनुवंशिक लक्षणों में परिवर्तन ला देता है।